नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर अप करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से। ये लास्ट दो तीन क्वेश्चन है। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया। डिस्क्राइब ब्रीफली द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय दीज इंस्टीट्यूशंस इन सैंक्शनिंग देम इन सैंक्शनिंग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, इंडस्ट्रीज़ को। दैट मीन्स IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेंट्स को कुछ प्रॉस्पेक्ट्स, एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हुए यहाँ से लोन उठाते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स रहते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रहते हैं, कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स रहते हैं, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स रहता है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स रहता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय इंस्टीट्यूशंस डिफर्स अंडर वेरियस सिस्टम्स। ऑब्वियस सा बात है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जब ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जाता है इनके द्वारा, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो जो चार्ज किया जाता है वो डिफ़र करता है फ्रॉम स्कीम टू स्कीम एंड फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। दीज सेक्योर्ड लोन्स आर टू बी रिपेड अकॉर्डिंग टू अ गिवन रीपेमेंट शेड्यूल। ये जो सेक्योर्ड लोन्स होते हैं ये प्रीपे किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अ गिवन रीपेमेंट शेड्यूल। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एज, दैट मीन्स कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन्स दिए गए हैं आर एज TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। दैट मीन्स कि टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री के लिए एक बार एक स्कीम आया था, उस स्कीम के अंडर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम बोल के दिया गया था। दैट मीन्स जूट इंडस्ट्रीज़ को और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ये लोन मुहैया कराया गया था कि वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, उसके लिए इन्हें ये लोन दिया गया था। ऑफर्ड थ्रू IDBI, IFCI, SIDBI, ये ऑफर किया जाता है कैसे, IDBI, IFCI और SIDBI के द्वारा। द लोन हैज़ बिन गिवन प्राइमरली फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट के लिए। दैट मीन्स व्हाट इज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स, क्या है ये। Flowing back of profit is an important source of internal or self-financing by a company. It refers to the process of retaining a part of a company's net profit for the purpose of reinvesting in the business itself. आपसे पूछा गया रिटर्न अर्निंग्स क्या होता है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। आपको मैंने बताया कि कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो अनाउंस कहाँ से करती है, उसके पास में ईयर एंड में जो प्रॉफिट बचा हुआ रहता है उसमें से जो फाइनल प्रॉफिट बचा हुआ होता है उसमें से कुछ पैसा, कुछ प्रॉफिट, अ शेयर ऑफ प्रॉफिट कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में एज डिविडेंड। मतलब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। क्यों, क्योंकि उनके पैसे से ही आपने बिजनेस किया और आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो ऑब्वियसली यू शुड पे देम अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड। एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड अनाउंस किया जाता है ईयर एंड में, पर कुछ पोर्शन उस प्रॉफिट का बचा लिया जाता है, कुछ पोर्शन अनाउंस करके डिविडेंड दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और बाकी का पैसा रिटेन कर लिया जाता है अपने बिजनेस में, प्लॉ बैक कर लिया जाता है फ्यूचर में कल्टीवेट करने के लिए, अपने बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है, री इन्वेस्ट किया जाता है अपने ही कंपनी में फ्यूचर में। दैट मीन्स कि प्रॉफिट बचा था उसमें से कुछ पैसा निकाल के डिविडेंड अनाउंस कर दिया गया, डिविडेंड दे दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बाकी का पैसा जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं अपने ही बिजनेस में कमिंग ईयर्स में री इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉ बैक करते हैं, कल्टीवेट करते हैं अपने ही बिजनेस में। इसी को कहा जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और ये कंपनी के लिए अच्छा इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल बाद में बनता है, क्योंकि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास में पिछले साल के पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स पड़े रहते हैं जो रिटर्न अर्निंग्स के नाम पे पड़े रहते हैं, उनसे वहाँ से पैसा निकाल के अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करता है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द कंपनी नेट प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस इटसेल्फ। एडवांटेजेस क्या हैं, पहला कन्वीनियंस। रिटेन प्रॉफिट्स आर द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है, एक इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दैट मीन्स कि इकोनॉमिकल भी है और कन्वीनियंट भी है। क्यों, क्योंकि आपको बाहर से लोन नहीं लेना है जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपके पास में पास्ट ईयर्स के अपने ही प्रॉफिट्स आप जो रिटेन बैक करके रखे थे उन्हीं को निकाल के आप अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हो। तो आपको बाहर जाके कहीं और से हाथ फैला के पैसा लेने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये एक कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हुआ, और आपको कोई एडवर्टीजमेंट भी करने का ज़रूरत नहीं होता है
या प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का ज़रूरत नहीं होता है फंड्स रेज करने के लिए फॉर फाइनेंसिंग। नो एक्सपेंसेस और लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व, और कोई एक्सपेंसेस भी नहीं इन्वॉल्व होता है और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप अपने ही पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को जो रिटेन अर्निंग्स के नाम पे आपके पास में पड़ा हुआ था, आप उसमें से निकाल के अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हो। दूसरा, नो चार्ज ऑन एसेट्स। एसेट्स के ऊपर में कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है, कोई मॉर्टगेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोन नहीं ले रहे हो बाहर से, आप अपने ही पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को जो रिटेन अर्निंग्स के नाम पे आप बचा के रखे थे, जमा करके रखे थे, उसी से आप अपने फाइनेंस को प्रोजेक्ट करने जा रहे हो। नेक्स्ट, नो ऑब्लिगेशंस। ऑब्वियसली कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। देयर इज नो फिक्स्ड बर्डन ऑफ डिविडेंड एंड नो ऑब्लिगेशन ऑफ रीपेमेंट। कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं होता डिविडेंड के नाम पर, या कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है रीपेमेंट के नाम पर, क्योंकि ना पैसा लिए हैं बाहर से, ना रीपे करना है, ना डिविडेंड भरना है। रिटेन प्रॉफिट्स आर द कंपनीज ओन मनी। ये कंपनी का अपना पैसा होता है रिटेन प्रॉफिट्स। क्योंकि कंपनी पास्ट ईयर्स में यही तो इकट्ठा किया था प्रॉफिट, उसमें से कुछ पोर्शन डिविडेंड दे दिया था, बचा हुआ पैसा अपना ही तो है। बिजनेस का अपना पैसा है, कंपनी का अपना पैसा है। दीज आर कंपनीज ओन मनी। तो किसी के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है रिपे करने का। अपना ही पैसा खुद को थोड़ी पे करेंगे हम बाद में। हम अपने ही पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट्स को रिटेन अर्निंग्स के कैटेगराइज करके रखा हुआ था इसी दिन के लिए, इसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, गुडविल। रिटेन प्रॉफिट्स ऐड टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्रेडिबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस सा बात है, कंपनी के पास में अगर रिटेन अर्निंग्स अच्छा खासा अमाउंट में हो, हैंडसम अमाउंट में हो, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, क्रेडिबिलिटी में हेल्प करता है एंड अर्निंग कैपेसिटी में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास में रिटेन अर्निंग्स हैंडसम अमाउंट में रखा हुआ हो तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देता है, वो क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ाता है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। द कंपनीज बोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज। कंपनी का बोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। इट कैन सेफली फेस बिजनेस साइकिल्स और अदर क्राइसिस। कंपनी जो है सेफली फेस कर सकता है बिजनेस साइकिल्स को और अदर क्राइसिस को। रिटेन प्रॉफिट्स प्रोवाइड अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। और ये रिटेन प्रॉफिट्स जो होते हैं आपको एडवर्स कंडीशंस में, एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशंस में आपको बहुत मदद करते हैं। ये आपके पास में जो इकट्ठा किया हुआ पुराना रिटेन अर्निंग्स का पैसा होता है, पुराने प्रॉफिट जो आप इकट्ठा करके रखते हो, दे हेल्प यू, दे इंसुलेट यू फ्रॉम फाइनेंशियल शॉक। आपको अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल शॉक लगता है, उससे आपको ये इंसुलेट करके रखता है, इंसुलेशन का काम करता है। जस्ट लाइक टुडेज सिनेरियो ऑफ कोविड-19। आज कोविड-19 के सिचुएशन में, कोरोना वायरस के सिचुएशन में बड़ी बड़ी कंपनीज ही सर्वाइव कर पा रही हैं। छोटे मोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं सिंपली बिकॉज उनके पास में रिटेन अर्निंग्स नहीं था। उनके पास में पुराना रिटेन अर्निंग्स इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट्स नहीं था। दैट्स वाई दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और बड़ी बड़ी कंपनी सर्वाइव कर गई इस इकोनॉमिक ब्रेकडाउन में भी, क्योंकि उनके पास में रिटेन अर्निंग्स हैंडसम अमाउंट में पड़ा हुआ था। And these return earnings are charging these big enterprises in this economic breakdown situation. Growth and expansion. Retained profits are very useful for financing new projects. Obvious सा बात, आपके पास में retained profits पड़ा हुआ है तो ये आपको न्यू प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में बहुत मदद करता है एंड एक्सपेंशन में भी मदद करता है आपके बिजनेस का। These are also necessary for innovations and development of new products which are essential in industries like pharmaceuticals. रिटर्न अर्निंग्स आपको नए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में बहुत मदद करता है। आपके पास एक पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना, आप उससे नए प्रोजेक्ट्स में बहुत इजीली हाथ लगा सकते हो, वहाँ पे फाइनेंसिंग कर सकते हो अपने ही पैसे से। या आपके कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स में हाथ लगाना है या एक्सपेंशन करना हो अपने बिजनेस साइज का, तो आपके पास में रिटर्न अर्निंग्स पुराने पास्ट ईयर के प्रॉफिट जो बचे हुए हैं रिटर्न अर्निंग्स के नाम पे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। या आपको इनोवेशंस करना हो कंपनी में, या R&D। फार्मास्यूटिकल्स में होता है एक बहुत बड़ा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन का इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस इंडस्ट्री में R&D होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D डिपार्टमेंट जो होता है उसमें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स होता है मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। और अगर आपको उस सेक्टर में एक्सपेंशन करना हो, उस डिपार्टमेंट में एक्सपेंशन करना हो, आपको R&D डिपार्टमेंट में कुछ नए इनोवेशंस लाने हो, तो आपके लिए रिटर्न अर्निंग्स बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। दे फाइनेंस यू इंटरनली। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस है? बहुत अधिक पैसा प्लॉबैक करके रखने के। दैट मीन्स कि कई बार कई कंपनीज लालच में आ जाती हैं, दे फील ग्रीडी
वो क्या करती हैं, डिविडेंड कम अनाउंस करती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट्स का कम हिस्सा देती हैं और मैक्सिमम पैसा अपने ही पास इकट्ठा करके रख लेती हैं रिटेन अर्निंग्स के नाम पे, ताकि सो दैट हम फ्यूचर में इसी पैसे से अपने को फाइनेंस कर सकें, इसी पैसे को हम यूज़ कर सकें, प्लॉ बैक कर सकें, री इन्वेस्ट कर सकें अपने ही बिजनेस में। तो उनके मन में लालच आ जाता है और डिविडेंड कम अनाउंस करती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स का कम पोर्शन ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनका हिस्सेदारी कम कर देती हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा प्लॉ बैक करने के प्रॉफिट्स के, या बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्निंग्स इकट्ठा करने के? पहला, लो डिविडेंड्स। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स रिड्यूसेस द करंट रेट ऑफ डिविडेंड्स, दिस में रिजल्ट इन डिससैटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स एज दे डू नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। जब आप रिड्यूस कर देते हो करंट रेट ऑफ डिविडेंड्स को, तो इसके कारण आपको मार्केट में गुडविल खराब होता है एंड डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है अमंग शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन। अ कंपनी हैविंग लार्ज may prompt its directors to indulge in speculation the price of its shares। जब कंपनी के पास में रिटर्न अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार स्पेकुलेटिव एक्शंस लिए जाते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि गलत होता है। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। Retained profits may interfere in the balanced industrial growth of the country. The profits which might have been invested in the other industry are reinvested in the same industry। दैट मीन्स कि जब आपके पास में बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्निंग्स होता है, कई बार तो आप सेम इंडस्ट्री में, सेम क्लास ऑफ इंडस्ट्री में फिर से बार बार री इन्वेस्टमेंट करते रहते हो और उसी सेम टाइप की इंडस्ट्री का ग्रोथ होते रहता है। बाकी के अदर टाइप्स के इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, जिसके कारण एक ही टाइप के इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण आपकी इकोनॉमी का अनबैलेंस्ड ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन। टू मच प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मे लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। बहुत ज़्यादा प्लॉ बैक ऑफ प्रॉफिट्स अगर आप करते हो, बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्निंग्स करते हो, तो आप कई बार तो बोनस शेयर्स इशू करते हो, और फ्रिक्वेंट कैपिटलाइजेशन जब आप रिजर्व्स का करते हो तो उसके कारण ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का सिंपल सा मतलब है, किसी भी बिजनेस में जो महाजन होते हैं वो आपको क्रेडिट पीरियड देते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक आपको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, मैक्सिमम अप टू 90 डेज़। ये आपको हमने सामान बेच दिया है, हमने आपको सेल कर दिया है, आपको ग्रेस पीरियड जाता है या क्रेडिट पीरियड दिया जाता है अप टू 90 डेज़ का, 90 दिन तक का मैक्सिमम। आप उसके अंदर में मेरा पैसा मुझे पे कर दीजिएगा, दैट मीन्स का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। ऑब्वियसली द क्रेडिट पीरियड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मॉडल एंड ऑल्सो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व। जिसको क्रेडिट दिया जाना है, जिसको क्रेडिट पीरियड देना है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स क्रेडिट ग्रांटेड बाय सप्लायर्स ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑपरेशंस। ट्रेड क्रेडिट जो होता है ये ग्रांट किया जाता है सप्लायर ऑफ गुड्स के द्वारा, जो गुड्स के सप्लायर्स होते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज़ कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑपरेशंस। ऑब्वियस सब आता है, हर टाइप के बिजनेस मॉडल में ये कॉमन होता है ट्रेड क्रेडिट। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड क्रेडिट दिया ही जाता है। फॉर्म्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओन ओपन अकाउंट रनिंग कंटिन्यूअस अकाउंट बेसिस और बिल्स पेबल, दैट इज बिल्स बाय बिल सेटलमेंट बेसिस। सिंपल सा बात है कि आपको कई बार सामान बेच दिया जाता है, सामान आपके गोडाउन में पहुंच जाता है, आपके दुकान में, आपके काउंटर पर सामान सेल कर दिया जाता है, पहुंच जाता है, आपको एक बिल दे दिया जाता है, 2 बिल आते हैं, उनमें से एक बिल आपको दे दिया जाता है कि आप इस बिल को रख लो, और हाँ आपसे 70 डेज, 60 डेज, 15 डेज, 20 डेज, मतलब एक आफ्टर जो भी क्रेडिट पीरियड दिया गया उसके बाद में हम आपके पास आएंगे और आपसे पेमेंट लेके जाएंगे, पेमेंट उठाने आएंगे, और उसका एक बिल आपको वापस, एक बिल आपको दे देते हैं, एक बिल वापस हम लेके आ जाते हैं एज अ सेलर, हम वापस लेके अपने पास रखते हैं, सो दैट कि आफ्टर 60 डे 90 डे जो भी ग्रेस पीरियड दिया गया है, जो भी क्रेडिट पीरियड दिया गया है, उसके बाद हम आपके पास में आते हैं तगादा करने, आपके पास में आते हैं पैसा उठाने। तो ये बिल बाय बिल सेटलमेंट बेसिस होता है। द ड्यूरेशन ऑफ सच ट्रेड क्रेडिट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रिवलिंग प्रैक्टिसेज। मार्केट में कैसा प्रिवलिंग प्रैक्टिसेज है उस टाइप के बिजनेस में, एंड इट इज़ यूजुअली बिटवीन 15 to 90 डेज, जनरली 15 to 90 डेज का होता है। एडवांटेजेस क्या है? देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द क्रेडिट पीरियड अवेल्ड। इसमें कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट का चक्कर नहीं होता है, आपको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर आप पे कर दो, कोई इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज अवेलेबल एंड कीप्स ऑन रोटेटिंग एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। ये एक नॉर्मल टाइप का चीज़ है, बिजनेस में रोटेटिंग है, कंटिन्यूस चलते रहता है। थर्ड, इट इनहेंसेज ऑटोमेटिकली विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। हाँ, आपका क्रेडिट पीरियड आपको बढ़ाया जाता है, कई बार क्रेडिट पीरियड आपका बढ़ाया जाता है जब आपके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता है। एडवांटेजेस फ्रॉम कस्टमर्स, when the goods are costly or when considerable time is involved, it is usual practice to obtain advance money from customers.
कई बार अगर गुड्स कॉस्टली हो या कंसिडरेबल टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो तो ये यूजुअल प्रैक्टिस होता है कि एडवांस उठा लिया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, जस्ट लाइक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज और हाईवे या बिल्डिंग। जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें समटाइम्स क्या होता है, एडवांस भी उठाया जाता है। देयर या कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड हैंस सब्सटेंशियली यूजफुल। और ये एक तरीके का कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है जब आप एडवांस उठाते हो कस्टमर से, और यूजफुल भी होता है। ये आप इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप जब कहीं पे नया बिल्डिंग देखते हो बनते हुए, कहीं पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी भी बिल्डिंग का, मोस्टली कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आप देखते हो वहाँ पे बैनर लगा हुआ रहता है कि स्पेस अवेलेबल। आप वहाँ पे जाओगे बात करने तो वो कहते हैं आपसे कि बिल्डिंग अभी पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप एक टोकन अमाउंट दे के आप बुकिंग कर सकते हो। तो आप जो टोकन अमाउंट पे करते हो, जो आप एडवांस अमाउंट पे करते हो, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फाइनेंसिंग का काम करता है, क्योंकि आपका एडवांस अमाउंट को लेके वो और एक तल्ला और एक फ्लोर वहाँ पे बढ़ा लेते हैं अपने बिल्डिंग में। तो वो हर किसी से टोकन अमाउंट लेके अपने बिल्डिंग को और ऊपर बनाते जाते हैं। तो वो टोकन अमाउंट या एडवांस अमाउंट जो वो रिसीव करते हैं वो उनके लिए फाइनेंसिंग का काम करता है। इट समटाइम्स टर्न्स यूजफुल। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 7 में कवर अप किया हुआ है। A bills of exchange a non-interest bearing written order used primarily in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party at a predetermined future date. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा बात है, एक नॉन इंटरेस्ट बेरिंग रिटर्न ऑर्डर होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट का बात नहीं होता है। रिटर्न ऑर्डर होता है जिसके एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर में ड्रॉ करती है, दूसरा पार्टी इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऑन अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट हम आपको पेमेंट कर देंगे, अभी नहीं किए हैं तो। ये सिमिलर टू चेक्स होता है, प्रोमिसरी नोट्स के जैसा ही होता है, और ये जनरली ट्रांसफरेबल भी होता है बाय एंडोर्समेंट्स। बिकॉज आप देखते हो आपने जर्नल एंट्री किया हुआ है कि ए और बी के बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बात हुआ, ए ने बिल्स ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। ए बाद में वो बिल सी को इंडोर्स कर देता है, तो बी बाद में डायरेक्ट पेमेंट सी को कर सकता है। दैट मीन इंडोर्समेंट का प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो यही पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? अ बोनस शेयर इज अ फ्री शेयर ऑफ स्टॉक गिवन टू करंट शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। बोनस शेयर क्या होता है? एक फ्री शेयर ऑफ स्टॉक होता है गिवन टू करंट शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। कंपनी के अंदर जो करंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फ्री शेयर्स दिया जाता है। बोनस शेयर क्या होता है? आप जो करंट शेयर होल्डर्स, जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको बाद में कुछ शेयर्स फ्री में दिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसी को कहा जाता है बोनस शेयर्स। एंड इट इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बोनस शेयर्स दिया जाएगा, कि आपने पहले से कितना शेयर होल्डर्स ओन करके रखा है, खरीद के रखा है, आप कितने शेयर होल्डर्स के पहले से मालिक हो, कितने शेयर्स के मालिक हो। वेल द इशू ऑफ बोनस शेयर्स इंक्रीजेज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड ओन्ड, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। हाँ, बोनस शेयर्स भले ही कंपनी इशू करता है पर कंपनी के वैल्यूएशन में कोई बदलाव नहीं आता है। ऑल दो द टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इंक्रीजेज। देखने में भले ही लगता है कि बोनस शेयर्स इशू किया गया तो टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स बढ़ गया, बट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर रिमेंस कांस्टेंट। पर जितने शेयर्स एक ईच शेयर होल्डर ने होल्ड करके रखे हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स आर सच इक्विटी शेयर्स दैट आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट ऑफ अ कंसिडरेशन other than cash for providing the know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called. The issue of sweat equity shares is subject to the following conditions. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स होता है जो कोई भी कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर्स को या फिर अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वैल्यू एडिशंस किया है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय बिग कंपनीज जस्ट लाइक ITC. द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों इशू किया जाता है? फॉलोइंग कंडीशंस के साथ इशू किया जाता है. पहला, द स्वेट इक्विटी शेयर्स शुड बी क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशूड. दैट मीन्स कि जिस क्लास के शेयर्स आपने पहले इशू करके रखे हैं, दैट मीन्स अगर आपने लोगों ने पहले से इक्विटी शेयर्स इशू करके रखा हुआ है तो आप बाद में स्वेट इक्विटी शेयर्स भी उसी क्लास के शेयर्स इशू कर सकते हो. दैट मीन्स आप इक्विटी शेयर्स ही स्वेट इक्विटी शेयर्स ही इशू करोगे. द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको SR पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है आपको कंपनी के जनरल मीटिंग में अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है. दैट मीन्स कि जनरल मीटिंग बुला के, शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला के वहाँ पे उनकी रजामंदी आपको लेनी पड़ती है बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. तभी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो. अपने किसको इशू आप करते हो? अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट आता है
कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के पहले जब आप रेजोल्यूशन पास करवाते हो कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा इन द जनरल मीटिंग, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफाई किया जाता है, उस रेजोल्यूशन में क्या क्या डिसाइड किया जाता है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued। that means कि जब इशू करते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो स्वेट इक्विटी से इशू करते टाइम जब रेजोल्यूशन पास करते हो तो उसमें क्या क्या डिसाइड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे, करंट मार्केट प्राइस क्या रहेगा, कंसिडरेशन इफ एनी, दैट मीन्स कि बदले में अगर कुछ पैसा लेते हो तो कितना पैसा लोगे, किन क्लास ऑफ डायरेक्टर्स को या किन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ को इशू किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट, 1 year should have elapsed at the date of such issue since the date on which the company had commenced business। obviously आपका एक साल हो चुका हुआ होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप क्या इशू करो, स्वेट इक्विटी शेयर्स, मतलब 1 year must have elapsed, आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। And the last point, the sweat equity shares of a company's equity shares are listed on a recognized stock exchange। वैसे इक्विटी शेयर्स, वैसी कंपनी जिनका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स क्योंकि जिनके इक्विटी शेयर्स का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है, ऐसी कंपनीज जिनका इक्विटी शेयर्स का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उस टाइप ऑफ कंपनीज को स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू करना है तो उनको कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी के भी कुछ रेगुलेशंस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के इशू को लेके, उसको उन्हें फॉलो करना रहता है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए पब्लिक डिपॉजिट बहुत अच्छा रास्ता होता है अगर किसी भी कंपनी को फाइनेंस करवाना हो। अ कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पब्लिक एंड शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू स्टिपुलेशंस लेड डाउन बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट इशू करके शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन लेना चाहती है तो ले सकती है, सब्जेक्ट टू स्टिपुलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। ऑब्वियसली आरबीआई इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया हुआ है, टाइम टू टाइम बताते रहती है, बदलते रहती है, उनको इसे फॉलो करना रहता है। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, मैच्योरिटी पीरियड, प्रोसीड्यूरल कंप्लेंट्स एक्सेट्रा आर लेड डाउन बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट वो रेज कर सकता है। क्या बोला गया? मैक्सिमम अमाउंट वो जो रेज कर सकता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, प्रोसीड्योर क्या रहेगा, किन चीज़ों का कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते रहता है। दिस डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड लोन्स। ये अनसिक्योर्ड लोन्स होता है क्योंकि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के नाम पर जब आपसे लोन लेती है तो अपने किसी भी एसेट्स को गिरवी नहीं रखती है, मॉर्टगेज नहीं रखती, तो ऑब्वियसली ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। दे शुड नॉट बी यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन होता है तो इसको यूज़ करके कंपनी फिक्स एसेट्स नहीं खरीद सकती है। एंड दे आर टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। दैट मीन्स कि इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है? 3 years। मतलब कंपनी को अगर पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है तो पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा उसको पब्लिक को वापस कब करना होगा? विद इन 3 years, 3 साल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म इशुएंस प्रोमिसरी नोट इशूड बाय ए कंपनी। कमर्शियल पेपर सिंपली आपका प्रोमिसरी नोट जैसा होता है, नेगोशिएबल होता है और इंडोर्सेबल भी होता है, इंडोर्स किया जा सकता है। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के डिस्काउंट, फेस वैल्यू पे नहीं, फेस वैल्यू से डिस्काउंट करके अमाउंट पे ये इशू किया जाता है। दैट मीन्स कि 10 रुपये का अगर है तो 8 रुपये में आपको इशू किया जाएगा और रिडम्पशन कितने में हो जाएगा? फेस वैल्यू पे 10 रुपये में रिडम्पशन हो जाएगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है फेस वैल्यू का और डिस्काउंटेड अमाउंट का, वही होता है इनकम ऑफ द इन्वेस्टर। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज फॉर द यूज ऑफ एन एसेट बट डज नॉट कन्वे राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग लीज क्या होता है कि आपको लीज पे कोई एसेट दिया जाता है यूज़ करने के लिए, बट इट डज नॉट कन्वे यू राइट्स ऑफ ओनरशिप, पर आप उसकी ओनरशिप आपको नहीं दिया जाता है। दैट मीन्स आपको राइट टू यूज़ दिया जाता है पर ओनरशिप राइट्स आपको नहीं दिया जाता है। एन ऑपरेटिंग लीज इज नॉट कैपिटलाइज नहीं होता है। इट इज़ अकाउंटेड फॉर एज अ रेंटल एक्सपेंस इन व्हाट इज नॉन एज ऑफसेट बैलेंसिंग। दैट मीन्स कि रेंटल एक्सपेंस ऐसा होता है।
फॉर द लेजर द एसेट बिंग लीज इज अकाउंटेड फॉर एन एसेट, दैट मीन्स कि लेजर के लिए एसेट जो लीज पे दिया गया है वो एसेट माना जाता है और उसका डेप्रिसिएशन भी किया जा सकता है। ऑपरेटिंग लीजेस हैव टैक्स इंसेंटिव्स भी होते हैं एंड डू नॉट रिजल्ट इन एसेट्स और लायबिलिटी बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द लीजेस बैलेंस शीट विच कैन इंप्रूव द लीजेस फाइनेंशियल रेशियोज, और लीजी के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिसके कारण लीजी का फाइनेंशियल रेशियो बेहतर रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंस लीज? There is a technique of financing various productive assets and goods which are used in trade, industry and commerce as a supplementary source of finance provided by banking and non-banking financial institutions। एक टेक्निक होता है, कुछ टेक्निक्स होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्टिव एसेट्स को फाइनेंस करने के, गुड्स को फाइनेंस करने के ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बताया हुआ है और डिफाइन किया है लीज को। क्या डिफाइन किया है लीज के लिए? लीज इज एन एग्रीमेंट, लीज एक एग्रीमेंट होता है वेयर बाय लेजर कन्वेज टू, कन्वे करता है लेजी को इन रिटर्न फॉर अ रेंट द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 32A एंड 32B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। In India, the lessor is treated as the owner of the asset and is entitled to the benefit of depreciation and other allied benefits। मतलब कि लेजर जो होता है वो लेजी को ये राइट देता है कि वो उसका रेंट पे करे और यूज़ करे एसेट को फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, और लेजर ही उसका ओनर माना जाएगा। दैट मीन्स जिसने अपना एसेट दिया है लीज पे वही उसका ओनर माना जाएगा उस पीरियड के अंदर में, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट टू ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। द मेजर फीचर्स क्या होते हैं लीज फाइनेंसिंग के? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू पार्टीज़, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, लेजर एंड लीजी। सेकंड क्या है? लेजर एक्वायर्स द टाइटल टू द एसेट बाय पेइंग फुल वैल्यू ऑफ द एसेट एंड ग्रांट्स द लीजी एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द एसेट। इसमें फुल वैल्यू एसेट का पे कर दिया जाता है और लीजी को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है सिर्फ यूज़ का। नेक्स्ट, द लेजर डू नॉट ट्रांसफर टाइटल ऑफ ओनरशिप टू द लीजी। इसमें ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ राइट टू यूज दिया जाता है। द लीज कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द लीज पीरियड विच इज यूजुअली द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द विच इज यूजुअली लोअर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। ऑब्वियसली एसेट का जो लाइफ है, एसेट का लाइफ ही अगर 10 साल का तो आप 12 साल के लिए लीज पे तो दे नहीं सकते हो, तो एसेट का जो इकोनॉमिक लाइफ है उससे कम के लिए ही ऑब्वियसली लीज पे दिया जाता है कोई भी एसेट। द स्ट्रक्चर ऑफ लीज रेंटल शुड फेवर लेजर एंड लेसी बोथ। ऑब्वियस सा बात है, जो लीज एग्रीमेंट बन रहा है तो उसमें दोनों के बेनिफिट्स होने चाहिए जिसमें क्लॉजेज हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट, लेजी चार्जेस आर लीज रेंटल एज एक्सपेंसेस अगेंस्ट इनकम ऑफ हिज बिजनेस। जो लेजी होता है वो उसको रेंटल्स के हिसाब से चार्ज करता है। एंड नेक्स्ट, लेजर रिमेन्स द ओनर ऑफ द एसेट एंड क्लेम्स डिप्रिसिएशन ऑन इट। क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ राइट टू यूज़ दिया जाता है सामने वाले को एसेट यूज़ करने का, तो इसमें जो जिसने अपना एसेट्स दिया है लीज पर यूज़ करने के लिए वो बंदा, क्योंकि वो अभी भी ओनर होता है अपने एसेट्स का, वो डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू एक्विजिशन ऑफ मशीनरी अंडर डिफरेंट पेमेंट सिस्टम। एडवांटेजेस क्या हैं फाइनेंस करवाने के मशीनरी को अंडर डिफर्ड पेमेंट सिस्टम? दैट मीन्स कि लीजिंग का क्या रोल है फाइनेंसिंग में? अ लीज रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी ग्रांट्स द अदर पार्टी द राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ मंथली एंड एनुअल कंसिडरेशन। एक लीज रेंट का तरीका होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टियों को अलाउ करता है कि उसके एसेट्स को यूज़ करे। It is a contract between the owner and the user of the asset where owner allows users to use the asset for a specified period of time for certain consideration। इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ओनर के बीच में और लेसी के बीच में कि वो सामने वाला बंदा इसके एसेट्स को यूज़ कर सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट सर्टेन कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट पे करके यूज़ कर सकता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ वेरी पॉपुलर मोड ऑफ फाइनेंस वेयर द एसेट इज परचेज बाय द लेजर एंड देयरफॉर लीज टू द यूजर फॉर सर्टेन मंथली ऑन एनुअल रेंट। आज के डेट में ये बहुत फेमस है कि एसेट परचेज किया जाता है किसी के द्वारा और दूसरे को मंथली रेंट पे दे दिया जाता है यूज़ करने के लिए। इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं हम लोग दोनों एंगल से देख लेंगे, दोनों व्यू पॉइंट से देख लेंगे। दैट मीन्स लेजर और लेजी दोनों के व्यू पॉइंट से देख लेंगे। बेनिफिट टू लेजर, पहला, ही रिसीव्स लीज रेंट एज कंसिडरेशन। जिसने अपना एसेट दिया है लीज पे उसको क्या मिलता है बदले में? रेंट मिलता है, उसका ये इनकम होता है। बेनिफिट टू द लेजी, इनिशियल कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो फॉर परचेज ऑफ एसेट्स कैन बी डिफर्ड। लेजी जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको जो स्टार्टिंग में जो हैंडसम अमाउंट ऑफ कैश देना पड़ता, हैंडसम अमाउंट ऑफ आउटफ्लो होता है उसके तरफ से, वो नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, ही कैन क्लेम सेकंड पॉइंट लेजर की तरफ से,
ही कैन क्लेम डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। लीजर जो होता है वो डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्लेम कर सकता है इफ एनी। बट लेसी की तरफ से क्या बेनिफिट होता है, रेंट पेड बाय लेसी इज अलाउड एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दैट मीन्स कि लेसी जो होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट डाल सकता है एज डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो उसका उससे टैक्स घट जाता है। नेक्स्ट, ही रिमेन्स ओनर ऑफ द एसेट इन केस लेजी फेल्स टू पे रेंट इफ ही कैन टेक बैक हिज एसेट। ऑब्वियस सा बात है, अगर लेजी पैसा पूरा नहीं दे सकता है तो लेजर जो होता है वो अपने एसेट्स को वापस ले सकता है। नो फिक्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड हाउ हैंस अ लो ऑपरेटिंग लेवरेज इज एंजॉयड। कोई फिक्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड नहीं किया जाता है, इसे लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंजॉय किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंटली कंपनीज आर रिसोर्टिंग टू इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स, एक्सप्लेन विद एग्रीमेंट वेदर इट इज ए हेल्दी डेवलपमेंट। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के ऊपर में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है एक तरीके का। दीज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस एटसेट्रा आर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विच आर आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। आजकल कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस मार्केट में इशू होते हैं जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। मेरिट्स क्या है? पहला, अ कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफर्स इंटरेस्ट नॉन एज यील्ड टू इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होता है वो क्योंकि कन्वर्टेबल डिवेंचर परचेज करता है या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करता है तो उसको उसके बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है। द लॉन्गर यू होल्ड द बॉन्ड द हायर योर यील्ड रेट विल बी। जितना अधिक दिन तक आप होल्ड करके रखोगे इस बॉन्ड को, आपको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सच इंटरेस्ट इज पेड टू द इन्वेस्टर इवन इफ द शेयर प्राइसेस डज नॉट राइज। और उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है अगर शेयर का प्राइस ना बढ़े फिर भी। इफ द शेयर प्राइस गोज अप द बॉन्ड ऑल्सो राइजेस। अगर शेयर का दाम बढ़ता है तो बॉन्ड वैल्यू भी बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, अ कन्वर्टेबल बॉन्ड प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर फ्रॉम अ मेजर लॉस ड्यूरिंग द मार्केट टर्न डाउन टर्न। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होता है वो इन्वेस्टर को मेजर लॉस से बचाता है अगर मार्केट में डाउन टर्न आता है तो। थर्ड पॉइंट, कन्वर्टेबल बॉन्ड गिव्स इन्वेस्टर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी। कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इफ़ द कंपनी सक्सीड्स, और कंपनी अगर सक्सीड करता है, यू कैन कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू स्टॉक्स दैट आर वैल्यूड हायर देन द बॉन्ड। कंपनी का अगर सक्सेसफुल सिचुएशन हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बॉन्ड को स्टॉक्स में। फोर्थ पॉइंट, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द मार्केट फ्लक्चुएशंस। ऑब्वियसली मार्केट फ्लक्चुएशन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाइल एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग एनुअल गेन्स, दीज आर लेस वॉलेटाइल देन कॉमन स्टॉक्स। और ये कॉमन स्टॉक्स के कंपेरिजन में लेस वॉलेटाइल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा उछाल या गिरावट नहीं आता है। एन एडवांटेज फॉर द इशूइंग कंपनी इज दैट इट कैन ऑफर द बॉन्ड एट अ लोअर कूपन रेट देन इट वुड हैव टू पे ऑन अ स्ट्रेट बॉन्ड। इशूइंग कंपनी के लिए भी फ़ायदा होता है कि कम कूपन रेट में वो इशू कर सकता है। डीमेरिट्स क्या होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के? कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी से मे नॉट बी बेनिफिशियल टू द डेट होल्डर्स इफ आफ्टर कन्वर्सन ईच डिवेंचर रिड्यूसेस द वेल्थ ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। ये कई बार बेनिफिशियल नहीं होता है अगर डेट होल्डर्स का कन्वर्ट होने के बाद में वेल्थ घट जाता है डिवेंचर होल्डर्स का। दिस हैपन्स इफ कन्वर्सन वैल्यू इज नेगेटिव। और ये तभी होता है उसी सिचुएशन में होता है अगर कन्वर्सन वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो। ये रहा हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स 3A। हम लोग सेकंड पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे, उसका थ्योरी पोर्शन।